रचनाकार उदय प्रकाश। कहानी तिरिच। इस घटना का संबंध पिताजी से है, मेरे सपने से है और शहर से भी है। शहर के प्रति जो एक जन्मजात भय होता है उससे भी है। पिताजी जब 55 साल के हुए, दुबला शरीर, बाल बिल्कुल मक्के के भुने हुए जैसे सफ़ेद, सर पर जैसे रुई रखी हो। वे सोचते ज़्यादा थे, बोलते बहुत कम। जब बोलते तो हमें राहत मिलती, जैसे देर से रुकी हुई सांस निकल रही हो। साथ साथ हमें डर भी लगता। हम बच्चों के लिए वे एक बहुत बड़ा रहस्य थे। हमें पता था कि संसार की सारी भाषाएं वे बोल सकते, दुनिया उनको जानती है और हमारी तरह ही उनसे डरती हुई उनका सम्मान करती है। हमें उनके संतान होने का गर्व था। कभी कभी वैसे ऐसा सालों में एक आध बार ही होता। वे शाम को हमें अपने साथ टहलने कहीं बाहर ले जाते। चलने से पहले वे मुंह में तंबाकू भर लेते। तंबाकू के कारण वे कुछ बोल नहीं पाते थे, वे चुप रहते। यह चुप्पी हमें बहुत गंभीर, गौरवशाली, आश्चर्यजनक और भारी भरकम लगती। छोटी बहन कभी उनसे रास्ते में कुछ पूछना चाहती तो फौरन मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता, जिससे पिताजी को बोलना ना पड़े। वैसे यह काम काफ़ी मुश्किल और जोखिम भरा होता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर मेरा जवाब गलत हुआ तो पिताजी को बोलना पड़ जाएगा। बोलने में उन्हें परेशानी होती थी। एक तो तंबाकू की पीक निकालनी पड़ती थी, फिर जिस दुनिया में वे रहते थे वहाँ से निकलकर यहाँ तक आने में उन्हें एक कठिन दूरी तय करनी पड़ती थी। वैसे बहन के सवालों में कोई खास बात होती नहीं थी। जैसे वह यही पूछ लेती कि सामने झूले की सूखी टहनी पर बैठी उस चिड़िया को क्या कहते हैं। मैं चूंकि सारी चिड़ियाओं को जानता था, इसीलिए बता सकता था कि वह नीलकंठ है और दशहरे के दिन उसे ज़रूर देखना चाहिए। मेरी कोशिश रहती थी कि पिताजी को आराम रहे और वे सोचते रहें। मेरी और माँ की, दोनों की पूरी कोशिश रहती कि पिताजी अपनी दुनिया में सुख चैन से रहें। वह दुनिया हमारे लिए बहुत रहस्यपूर्ण थी, लेकिन हमारे घर की और हमारे जीवन की बहुत सी समस्याओं का अंत पिताजी वहीं रहते हुए करते थे। जैसे जब मेरी फीस की बात आई, उस समय हमारे पास का आखिरी गिलास भी गुम गया था और सब लोग लोटे में पानी पीते थे। पिताजी 2 दिन तक बिल्कुल चुप रहे। माँ को भी शक हुआ कि पिताजी फीस की बात बिल्कुल भूल गए हैं या फिर इसका हल उनके वश की बात नहीं। लेकिन तीसरे दिन सुबह सुबह पिताजी ने मुझे एक पत्र लिफाफे में रखकर दिया और शहर के डॉक्टर पंत के पास भेजा। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब डॉक्टर ने मुझे शरबत पिलाई, घर के भीतर ले जाकर अपने बेटे से परिचय कराया और 100 के 3 नोट मुझे दिए। हम पिताजी पर गर्व करते थे, प्यार करते थे, उनसे डरते थे और उनके होने का एहसास ऐसा था जैसे हम किसी किले में रह रहे हों। ऐसा किला जिसके चारों ओर गहरी नहरें खुदी हुई हों, बुर्जें बहुत ऊंची हों, दीवारें सख्त लाल चट्टानों की बनी हुई हो और हर भारी हमले के सामने हमारा किला अभेद्य हो। पिताजी एक खूब मजबूत किला थे। उनके परकोटे पर हम सब कुछ भूलकर खेलते थे, दौड़ते थे और रात में खूब गहरी नींद मुझे आती थी। लेकिन उस दिन शाम को जब पिताजी बाहर से टहल कर आए तो उनके टखने में पट्टी बंधी थी। थोड़ी देर में गांव के कई लोग वहां आ गए। पता चला पिताजी को जंगल में तिरिच, विषा विष खाकर जहरीला लिजार्ड ने काट लिया है। हम सब जानते थे तिरिच के काटने पर आदमी बच ही नहीं सकता। रात में लालटेन की धुंधली मटेली रोशनी में गांव के बहुत से लोग आंगन में जमा हो गए। पिताजी उनके बीच थे, जमीन पर बैठे हुए। फिर पास के गांव का चुटुआ नाई भी आया। वह अरंड के पत्ते और कंडे की राख से जहर उतारता था। तिरिच एक बार मैंने देखा था। तालाब के किनारे जो बड़ी बड़ी चट्टानों के ढेर थे और जो दोपहर में खूब गर्म हो जाते थे, उनमें से किसी चट्टान की दरार से निकलकर वह पानी पीने तालाब की ओर जा रहा था। मेरे साथ थानू था। उसने बतलाया कि वह तिरिच है, काले नाग से 100 गुना ज़्यादा उसमें जहर होता है। उसी ने बताया कि सांप तो तब काटता है जब उसके ऊपर पैर पड़ जाए या कोई जब ज़बरदस्ती उसे तंग करे, लेकिन तिरिच तो नज़र मिलते ही दौड़ता है, पीछे पड़ जाता है। उससे बचने के लिए कभी सीधे नहीं भागना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा चक्कर काटते हुए गोल मोल दौड़ना चाहिए। दरअसल जब आदमी भागता है तो ज़मीन पर वह सिर्फ अपने पैरों के निशान ही नहीं छोड़ता, बल्कि हर निशान के साथ वहाँ की धूल में अपनी गंध भी छोड़ जाता है। तिरिच इसी गंध के सहारे दौड़ता। थानू ने बतलाया कि तिरिच को चकमा देने के लिए आदमी को यह करना चाहिए कि पहले तो वह बिल्कुल पास पास कदम रखकर जल्दी जल्दी कुछ दूर दौड़े, फिर 4-5 बार खूब लंबी लंबी छलांग दे।
तिरछ सूंघता हुआ दौड़ता आएगा, जहाँ पास-पास पैर के निशान होंगे, वहाँ उसकी रफ्तार खूब तेज़ हो जाएगी और जहाँ से आदमी ने छलांग मारी होगी, वहाँ आकर वह उलझन में पड़ जाएगा। वह इधर-उधर तब तक भटकता रहेगा, जब तक उसे अगले पैर के निशान और उसमें बसी गंध नहीं मिल जाती। हम तिरछ के बारे में दो बातें और पता थी। एक तो यह कि जैसे ही वह आदमी को काटता, वैसे ही वह वहाँ से भागकर किसी जगह पेशाब करता और उस पेशाब में लौट जाता। अगर तिरछ ऐसा नहीं कर लिया तो आदमी बच नहीं सकता। अगर उसे बचाना है तो तिरछ के पेशाब में लौटने के पहले ही खुद किसी नदी, कुएं या तालाब में डुबकी लगा लेनी चाहिए, या फिर तिरछ को ऐसे करने के पहले ही उसे मार देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि तिरछ काटने के लिए तभी दौड़ता है जब उससे नज़र टकरा जाए। अगर तिरछ को देखो तो उससे कभी आंख मत मिलाओ। आंख मिलते ही वह आदमी की गंध पहचान लेता है और फिर पीछे लग जाता। फिर तो आदमी चाहे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा ले, तिरछ पीछे पीछे आता है। मैं भी तमाम बच्चों की तरह उस समय तिरछ से बहुत डरता था। मेरे दुस्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र दो ही थे, एक हाथी, दूसरा तिरछ। हाथी तो फिर भी दौड़ता दौड़ता थक जाता था और मैं पेड़ पर चढ़कर बच जाता या फिर उड़ने लगता था, लेकिन तिरछ उसके सामने तो मैं किसी इंद्रजाल में बन जाता था। मैं सपने में कहीं जा रहा होता तो अचानक ही किसी जगह वह मिल जाता। उसकी जगह तय नहीं होती थी। कोई ज़रूरी नहीं था कि वह चट्टानों की दरार में, पुरानी इमारतों के पिछवाड़े या किसी झाड़ी के पास दिखे। वह मुझे बाजार में, सिनेमा हॉल में, किसी दुकान या कमरे में भी दिख सकता था। मैं सपने में कोशिश करता था कि उससे नज़र न मिलने पाए, लेकिन वह इतनी परिचित आंखों से मुझे देखता कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता था और बस आंख मिलते ही उसकी नज़र बदल जाती थी। वह दौड़ता था और मैं भागता था। मैं गोल गोल चक्कर लगाता था, जल्दी जल्दी पास पास डग भरकर अचानक खूब लंबी लंबी छलांगे लगाने लगता, उड़ने की कोशिश करता, किसी ऊंची जगह पर चढ़ जाता, लेकिन मेरी हजार कोशिशों के बावजूद वह चकमा नहीं खाता था। वह मुझे घाघ, समझदार, चतुर और खतरनाक लगता। मुझे लगता कि वह मुझे खूब अच्छी तरह से जानता है। उसकी आंखों में मेरे लिए परिचय की जो चमक थी, उससे मुझे लगता वह मेरा ऐसा शत्रु है जो मेरे दिमाग में आने वाले हर विचार के बारे में पता है। मेरा सबसे खौफनाक, यातनादायक, भयाक्रांत और बेचैनी से भरा यही सपना था। भागते भागते मेरा पूरा शरीर थक जाता, फेफड़े फूल जाते, मैं पसीने में लथपथ होकर बेदम होने लगता और एक बहुत ही डरावनी, सुनकर डालने वाली मृत्यु मेरे बिल्कुल करीब आने लगती। मैं ज़ोरों से चीखता, रोने लगता, पिताजी को, थानू को, माँ को पुकारता और फिर मैं जान जाता कि यह सपना है। लेकिन यह पता चल जाने के बावजूद मैं अच्छी तरह से जानता कि तब भी मैं अपनी इस मृत्यु से नहीं बच सकता। मृत्यु नहीं, तिरछ द्वारा अपनी हत्या से। और ऐसे में मैं सपने में ही कोशिश करता कि किसी तरह जाग जाऊं। मैं पूरी ताकत लगाता, सपने के भीतर आंखें खोलकर फाड़ता, रोशनी को देखने की कोशिश करता और जोर से कुछ बोलता। कई बार बिल्कुल ऐन मौके पर मैं जागने में असफल भी हो जाता। माँ बतलाती कि मुझे सपने में बोलने और चीखने की आदत है। कई बार उन्होंने मुझे नींद में रोते हुए भी देखा है। ऐसे में उन्हें मुझे जगा डालना चाहिए, लेकिन वे मेरे माथे को सहलाकर मुझे रजाई से ढक देती थी और मैं उसी खौफनाक दुनिया में अकेला छोड़ दिया जाता, अपनी मृत्यु बिल्कुल अपनी हत्या से बचने की कोशिश में भागता, दौड़ता, चीखता। एंड दैट वाज अ मिस्टेक, क्योंकि जब स्लीप पैरालिसिस हो तो जो व्यक्ति है उसे जगा देना ही सबसे सही रास्ता होता है उस टाइम के लिए। वैसे धीरे धीरे मैंने अनुभव से ये जान लिया था कि आवाज़ ही ऐसे मौके पर मेरा सबसे बड़ा अस्त्र है जिससे मैं तिरछ से बच सकता था। लेकिन दुर्भाग्य से हर बार इस अस्त्र की याद मुझे बिल्कुल अंतिम समय पर आती, तब जब वह मुझे बिल्कुल पा लेने वाला होता। अपनी हत्या की सांसें मुझे छूने लगती। मौत के नशे से भरे एक निर्जीव लेकिन डरावने अंधेरे से मैं घिर जाता। लगता मेरे नीचे कोई ठोस आधार नहीं, मैं हवा में हूँ। और वह पल आ जाता जब मेरे जीवन का अंत होने वाला होता। तभी बिल्कुल इसी एक बहुत ही छोटे और नाजुक पल में मुझे अपने इस अस्त्र की याद आती और मैं ज़ोर ज़ोर से बोलने लगता और इस आवाज़ के सहारे मैं सपने से बाहर निकल आता। मैं जाग जाता। कई बार माँ मुझसे पूछती कि मुझे क्या हो गया था। तब मेरे पास इतनी भाषा नहीं थी कि मैं उन्हें सब कुछ, एक एक चीज़ उसी तरह बता पाता। अपनी इस असमर्थता के बारे में मुझे खूब पता था और इसी वजह से मैं एक अजीब से तनाव, बेचैनी और असहायता से भर जाता। अंत में हार कर इतना ही कह पाता कि बहुत डरावना सपना था।
जाने क्यों मुझे शक था कि पिताजी को उसी तिरिच ने काटा था जिसे मैं पहचानता था और जो मेरे सपने में आता था। लेकिन एक अच्छी बात यह हुई कि जैसे ही वह तिरिच पिताजी को काट कर भागा, पिताजी ने उसका पीछा करके उसे मार डाला था। तय था अगर वे फौरन उसे नहीं मार पाते तो वह पेशाब करके उसमें ज़रूर लौट जाता, फिर पिताजी किसी हाल में न बचते। यही वजह था कि पिताजी को लेकर मुझे उतनी चिंता नहीं रह गई थी, बल्कि एक तरह की राहत और मुक्ति की खुशी मेरे भीतर धीरे धीरे पैदा हो रही थी। कारण एक तो यह कि पिताजी ने तिरिच को तुरंत मार डाला था, दूसरा यह कि मेरा सबसे खतरनाक पुराना परिचित शत्रु आखिरकार मर चुका था। उसका वध हो गया था। अब मैं अपने सपने के भीतर कहीं भी बिना किसी डर के सीटी बजाता घूम सकता था। उस रात देर तक हमारे आंगन में भीड़ रही आई। पिताजी की झाड़ फूंक चलती रही। कांटे के जख्म को चीरकर खून भी बाहर निकाला गया और कुएं में डालने वाली लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट जख्म में भर गया। मैं निश्चिंत था। अगली सुबह पिताजी को शहर जाना था। अदालत में पेशी थी। उनके नाम समन आया था। हमारे गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर निकलने वाली सड़क से शहर के लिए बसें गुजरती हैं। उनकी संख्या दिन भर में मुश्किल से 2 या 3 थी। गनीमत थी कि पिताजी जैसे ही सड़क पर पहुंचे, शहर जाने वाला पास के गांव का एक ट्रैक्टर उन्हें मिल गया। ट्रैक्टर में बैठे हुए लोग पहचान के थे। ट्रैक्टर 2-2.5 घंटे में शहर पहुंच जाने वाला था, यानी अदालत खुलने में काफ़ी पहले। रास्ते में तिरिच वाली बात चली। पिताजी ने अपना टखना उन लोगों को दिखाया। ट्रैक्टर में पंडित रामोतार भी थे। उन्होंने बताया कि तिरिच के जहर की एक खासियत यह भी है कि कभी कभी यह 24 घंटे बाद ठीक उसी वक्त जिस वक्त पिछले दिन तिरिच काटता है अपना असर दिखाता है। इसलिए अभी पिताजी को निश्चिंत नहीं होना चाहिए। ट्रैक्टर के लोगों ने पिताजी का ध्यान एक और बड़ी गलती की ओर खींचा। उनका कहना था कि यह तो पिताजी ने ठीक किया कि तिरिच को फौरन मार डाला, लेकिन इसके बाद भी तिरिच को यूं ही नहीं छोड़ देना चाहिए था। उसे कम से कम जला ज़रूर देना चाहिए था। उन लोगों का कहना था कि बहुत से कीड़े मकोड़े और जीव जंतु रात में चंद्रमा की रोशनी में दोबारा जी उठते। चांदनी में जो ओस और शीत होती उसमें अमृत होता। और कई बार ऐसा देखा गया, जिस सांप को मारा हुआ समझकर रात में यूं ही फेंक दिया जाता, उसका शरीर चांद की शीत में भीग कर दोबारा जी उठता और वह भाग जाता। फिर वह हमेशा बदला लेने की ताक में रहता। ट्रैक्टर के लोगों को शक था कि कहीं ऐसा ना हो कि रात में जी उठने के बाद तिरिच पेशाब करके उसमें लौट जाए। ऐसा हुआ तो 24 घंटे बीतते बीतते ठीक उसी घड़ी के आने पर तिरिच का जानलेवा जहर पिताजी पर चढ़ना शुरू हो जाएगा। उन लोगों ने सलाह भी दी कि पिताजी को वहीं से वापस लौट जाना चाहिए और अगर संयोग से यह तिरिच की लाश उसी जगह पड़ी हुई हो तो उसे अच्छी तरह जलाकर राख कर देना चाहिए। लेकिन पिताजी ने उन्हें बताया कि पेशी कितनी ज़रूरी थी। यह तीसरा समन था। अगर इस बार भी वे अदालत में हाजिर न हुए तो गैर जमानती वारंट निकलने का डर था। पेशी भी हमारे उसी मकान को लेकर थी जिसमें हमारा परिवार रह रहा था। वकील को पिछले 2 बार की पेशी में फीस भी नहीं दी जा सकी थी, और कहीं अगर उसने लापरवाही दिखला दी और जज सनक गया तो वह हमारी कुड़ की डिग्री भी करवा सकता है। विचित्र स्थिति थी कि अगर पिताजी उस तिरिच की लाश को जलाने के लिए ट्रैक्टर से उतरकर वहीं से गांव लौट आते तो गैर जमानती वारंट के तहत वे गिरफ्तार कर लिए जाते और हमारा घर हमसे छिन जाता। अदालत हमारे खिलाफ हो जाती। लेकिन पंडित रामोतार एक वैद्य भी थे। ज्योतिष पंचांग के अलावा उन्हें जड़ी बूटियों की भी बड़ी गहरी जानकारी थी। उन्होंने सुझाया कि एक तरीका ऐसा है जिससे पिताजी पेशी में हाजिर भी हो सकते हैं और तिरिच के जहर से 24 घंटे के बाद बच भी सकते हैं। उन्होंने बताया कि चरक का निचोड़ का इस सूत्र में है कि विष ही विष की औषधि होता है। अगर धतूरे के बीज कहीं मिल जाए तो वह तिरिच के जहर को काट तैयार कर सकते हैं। अगले गांव सामतपुर में ट्रैक्टर रोक दिया गया और एक तेली के खेत में धतूरे का पौधा आखिरकार खोज निकाले गए। धतूरे के बीजों को पीसकर तब तांबे के पुराने सिक्के के साथ उबालकर काढ़ा तैयार किया गया। काढ़ा बहुत कड़वा था, इसलिए उसे चाय में मिलाया गया और पिताजी को वह चाय पिला दी गई। इसके बाद सभी निश्चिंत हो गए। एक बहुत बड़े खतरे से पिताजी को निकालने की कोशिश हो रही थी। वैसे मुझे तिरिच के बारे में तीसरी बात भी पता थी, जो पिताजी के जाने के कई घंटे बाद अचानक याद आ गई थी। यह बात सांप की उस बात से मिलती जुलती है जिसके फलस्वरूप आगे चलकर कैमरे का आविष्कार
हुआ था। माना यह जाता है कि अगर कोई आदमी सांप को मार रहा हो तो अपने मरने से पहले वह सांप अंतिम बार अपने हत्यारे के चेहरे को पूरी तरह से बहुत गौर से देखता। आदमी उसकी हत्या कर रहा होता और सांप टकटकी बांध उस आदमी के चेहरे को एक एक बारीकी को अपनी आंख के भीतरी पर्दे में दर्ज कर रहा होता। सांप की मृत्यु के बाद सांप की आंख के भीतरी पर्दे पर उस आदमी का चित्र स्पष्ट दर्ज हो जाता। बाद में आदमी के जाने के बाद उस सांप का दूसरा जोड़ा आकर उस मरे हुए सांप की आंख के भीतर झांकता और इस तरह वह हत्यारा पहचान लिया जाता। सारे सांप उसे पहचानने लगते, फिर वह कहीं भी चला जाए उससे बदला लेने की फिराक में रहते हर सांप उसका शत्रु होता है। नागिन की स्क्रिप्ट बेसिकली। मुझे शक था कि मरे हुए तिरिच की आंख के भीतरी पर्दे पर पिताजी का चेहरा दर्ज होगा। कोई दूसरा तिरिच आकर उस लाश की आंख में झांकेगा और पिताजी वहां पहचान लिए जाएंगे। मेरे भीतर इस बात को लेकर बेचैनी पैदा हुई। पिताजी ने यह सतर्कता क्यों नहीं बरती? उन्हें तिरिच को मारने के साथ ही किसी पत्थर से उसकी दोनों आंखों को कुचलकर फोड़ देना चाहिए था। लेकिन अब क्या हो सकता था? पिताजी शहर जा चुके थे और मेरे सामने उलझन और चुनौती थी कि गांव के पास फैले इन बड़े जंगल में किसी तरह तिरिच को मारकर उन्होंने छोड़ा था वह जंगल में खोज निकालूं। मैं थानू के साथ बोतल में मिट्टी का तेल, दिया सलाई और डंडा लेकर जंगल में तिरिच की खोज में भटकता रहा। मैं उसे अच्छी तरह पहचानता था, बहुत अच्छी तरह। थानू निराश था। फिर मुझे अचानक ही लगने लगा कि इस जंगल को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। एक एक पेड़ मेरा परिचित निकलने लगा। इसी जगह से कई बार सपने में मैं तिरिच से बचने के लिए भागा था। मैंने गौर से हर तरफ देखा, बिल्कुल यही जगह थी। मैंने थानू को बताया कि एक संकरा सा नाला इस जगह से कितनी दूर दक्षिण की तरफ बहता। नाले के ऊपर जहाँ बड़ी बड़ी चट्टानें हैं वहाँ कीकर का एक बहुत पुराना पेड़ जिस पर बड़े शहद के छत्ते हैं। उन्हें देखकर लगता कि वे शताब्दियों पुराने हैं। मैं उस भूरे रंग की चट्टान को जानता जो बरसात भर नाले के पानी में आधी डूबी रहती और बारिश के बीतने के बाद जब बाहर निकलती थी तो उसकी खोहों में कीचड़ भर जाती थी और अजब अजब वनस्पतियां वहां से उगाती थी। चट्टान के ऊपर हरी काई की एक परत सी जम जाती। इसी चट्टान की सबसे ऊपर वाली दरार में तिरिच रहता था। थानू इस बात को मेरी कल्पना मान रहा था, लेकिन बहुत जल्द हमें वह नाला मिल गया, कीकर का वह बूढ़ा पेड़ भी जिस पर शहद के छत्ते और वह चट्टान भी। तिरिच की लाश चट्टान से जरा हटकर जमीन पर घास के ऊपर चित पड़ी हुई थी। बिल्कुल यह वही तिरिच था। मेरे भीतर हिंसा और उत्तेजना और खुशी की एक सनसनी दौड़ रही थी। थानू ने और मैंने सूखे पत्तियों और लकड़ियां इकट्ठी की, खूब सारा मिट्टी का उसमें डाला और उसमें आग लगा दी। तिरिच उसमें जल रहा था। उसके जलने की चिरयान्ध गंध हवा में फैल रही थी। मेरा मन जोर से चिल्लाने को हुआ, लेकिन मैं डरा कि कहीं मैं जाग न जाऊं और यह सब कुछ सपना न साबित हो जाए। मैं थानू की ओर देखा, वह रो रहा। वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। मेरे सपने में इसी जगह से निकलकर उस तिरिच ने कई बार मेरा पीछा करना शुरू किया था। आश्चर्य था कि इतने लंबे अरसे से इसके अड्डे को इतनी अच्छी तरह से जानने के बावजूद कभी दिन में आकर मैंने उसे मारने की कोशिश नहीं की थी। मैं आज बेतहाशा खुश था। पंडित रामोतार ने बतलाया था कि ट्रैक्टर में 9:45 से लगभग शहर का चुंगी नाका पार किया था। वहां उन्हें नाके के टोल टैक्स चुकाने के लिए कुछ देर रुकना भी पड़ा था। वहां पर पिताजी ट्रैक्टर से उतरकर गए थे। लौटने पर उन्होंने बताया कि उनका सिर कुछ घूम सा रहा है। तब तक पिताजी को धतूरे का काढ़ा पिए हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका था। ट्रैक्टर ने पिताजी को शहर में 10:05-7 के आसपास छोड़ दिया था। ट्रैक्टर में ही बैठे पलड़ा गांव के मास्टर नंदलाल का कहना था कि जब शहर में मिनरवा टॉकीज के पास वाले चौराहे पर पिताजी को ट्रैक्टर से उतारा गया, तब उन्होंने शिकायत की थी कि उनका गला कुछ सूख सा रहा। वे थोड़ा परेशान भी थे क्योंकि अदालत जाने का रास्ता उन्हें मालूम नहीं था और शहर के लोगों से पूछ पूछ कर कहीं जाने में उन्हें बहुत तकलीफ होती थी। पिताजी के साथ एक दिक्कत यह भी थी कि गांव या जंगल की पगडंडी तो उन्हें याद रहती, शहर की सड़कों को वे भूल जाते। शहर वे बहुत कम जाते थे। जाना ही पड़े तो अंतिम समय तक वे टालते रहते, तब तक जब तक जाना बिल्कुल ही ज़रूरी ना हो जाए। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि पिताजी सारा सामान लेकर शहर के लिए रवाना हुए और बस अड्डे से लौट आए। बहाना यह है कि बस छूट गई, जबकि हम जानते थे कि ऐसा नहीं हुआ होगा। पिताजी ने बस को देखा होगा, फिर वे कहीं बैठ गए होंगे
फिर उन्होंने देखा होगा कि बस छूट रही है, उन्होंने ज़रा सा और इंतज़ार किया होगा। जब बस ने रफ्तार पकड़ ली होगी तब वे कुछ देर तक दौड़े होंगे, फिर उनके कदम धीमे पड़ गए होंगे और अफसोस और गुस्सा प्रकट करते वे लौट आए होंगे। ऐसा करते हुए स्वयं भी लगा होगा कि बस सचमुच छूट गई है। ऐसे में जबकि हम मान चुके होते कि वे शहर जा चुके हैं, वे लौटकर हमें चकित कर देते। ट्रैक्टर से मिनर्वा टॉकीज के पास वाले चौराहे पर सिंध वॉच कंपनी के ठीक सामने लगभग 10:07 पर उतरने के बाद से लेकर शाम के 6 बजे तक पिताजी के साथ शहर में जो कुछ भी हुआ उसका सिर्फ एक धुंधला सा अनुमान ही लगाया जा सकता। यह जानकारी भी कुछ लोगों से बातचीत और पूछताछ के बाद मिली है। किसी की भी मृत्यु के बाद अगर वह मृत्यु आकस्मिक और अस्वाभाविक ढंग से हुई हो, ऐसी जानकारियां मिल जाती। उस दिन बुधवार 17 मई 1972 को सुबह 10:10 से लेकर शाम 6 बजे तक लगभग पौने 8 घंटे में पिताजी कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ उनके साथ क्या क्या हुआ, इसका बहुत सही और विस्तृत ब्यौरा तो मिलना मुश्किल है। जो सूचनाएं या जानकारियां बाद में मिली, उनके ज़रिए उन घटनाओं का सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता। जैसा कि पलड़ा गांव के मास्टर नंदलाल का कहना था कि जब पिताजी ट्रैक्टर से उतरे तभी उन्होंने गला सूखने की शिकायत की थी। इससे पहले चुंगी नाका के पास जब पिताजी लौटे थे तो उन्होंने सर घूमने की बात की थी, यानी पिताजी पर धतूरे के बीजों का असर होना शुरू हो गया था। वैसे भी शहर पहुंचने तक पिताजी को काढ़ा पिए हुए लगभग 2 घंटे हो चुके। मेरा अनुमान है कि उस समय पिताजी को प्यास बहुत लगी होगी। गला भिगोने के लिए वे किसी होटल या ढाबे की तरफ गए भी होंगे, लेकिन जैसा कि मुझे उनके स्वभाव के बारे में पता है, वे वहाँ कुछ देर तक खड़े रहे होंगे और फिर एक गिलास पानी मांगने का फैसला न कर सके होंगे। एक बार उन्होंने बताया भी था कि कुछ साल पहले गर्मियों के दिनों में जब उन्होंने किसी होटल में पानी मांगा था तब वहाँ काम करने वाले नौकर ने उन्हें गाली दी थी। पिताजी बहुत संवेदनशील थे, इसलिए उन्होंने अपनी प्यास को दबाया होगा और वहाँ से चल पड़े होंगे। 10:15 से लेकर 11 बजे के बीच 45 मिनट तक पिताजी कहाँ कहाँ गए, इसकी कोई जानकारी कहीं नहीं मिलती। इस बीच ऐसी कोई खास घटना भी नहीं हुई जिससे कोई कुछ कह सके। फिर शहर में सड़क पर आते जाते लोगों में से किसी ने उन पर ध्यान दिया हो, उन्हें देखा हो, इसका पता लगाना भी मुश्किल। वैसे मेरा अपना अंदाज़ा है कि इस बीच पिताजी ने कुछ लोगों से अदालत जाने का रास्ता पूछा होगा और उनके दिमाग में यह बात भी रही होगी कि वहाँ पहुँचकर वे अपने वकील SN अग्रवाल से पानी मांग लेंगे। लेकिन उनके पूछने पर या तो लोग चुप रहकर तेजी से आगे बढ़ गए होंगे या किसी ने इतनी बौखलाहट और जल्दबाजी में उन्हें कुछ बताया होगा जो पिताजी ठीक से समझ नहीं सके होंगे और सिर्फ अपमानित, दुखी और परेशान होकर रह गए होंगे। शहर में ऐसा होता ही है। वैसे बीच में पौने घंटे के बारे में मेरा अपना अनुमान है कि इस बीच पिताजी पर काढ़े का असर काफ़ी बढ़ गया होगा। मई की धूप और प्यास ने इस असर को और भी तेज और भी गहरा कर दिया होगा। उनके पैर लड़खड़ाने भी लगे होंगे और बहुत संभव है कि एक आध बार इस बीच उन्हें चक्कर भी आ गए हों। पिताजी 11 बजे शहर में देशबंधु मार्ग पर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इमारत में घुसे थे। वे वहाँ क्यों गए इसकी वजह ठीक ठीक समझ में नहीं आती। वैसे हमारे गांव का रमेश दत्त शहर में भूमि विकास सहकारी बैंक में क्लर्क है। हो सकता है पिताजी के दिमाग में सिर्फ बैंक रहा हो और वहाँ से गुजरते हुए अचानक स्टेट बैंक लिखा हुआ देखा हो और वे उधर घूम गए हों। उन्होंने अब तक पानी नहीं पिया था, इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि वे रमेश दत्त से पानी भी मांग लेंगे, अदालत जाने का रास्ता भी पूछ लेंगे और बता सकेंगे कि उनका सर घूम रहा है, यह भी कि कल शाम को उन्हें तिरछ ने काटा था। स्टेट बैंक के कैशियर अग्निहोत्री ने के अनुसार वह उस समय कैश रजिस्टर चेक कर रहा था। उसकी मेज पर लगभग 28,000 रुपयों की गड्डियाँ रखी थी। उस वक्त 11 से 2-3 मिनट ऊपर हुए होंगे। तभी पिताजी वहाँ आए। उनके चेहरे पर धूल लगी हुई थी, चेहरा डरावना था और अचानक ही उन्होंने ज़ोर से कुछ कहा था। अग्निहोत्री का कहना है, मैं अचानक डर गया। अमूमन ऐसे लोग बैंक में इतने भीतर कैशियर के टेबल तक नहीं पहुंच जाते। अग्निहोत्री का कहना यह भी था कि अगर वह पिताजी को एक आध मिनट पहले से अपनी ओर आता देख देता तब शायद न डरता, लेकिन हुआ यह कि वह पूरी तरह से कैश रजिस्टर के हिसाब किताब में डूबा हुआ था। तभी अचानक ही पिताजी ने आवाज़ निकाली और सर उठाते ही उन्हें देखकर वह डर गया और चीख पड़ा।
उसने घंटी भी बजा दी। बैंक के चपरासियों, दो चौकीदारों और दूसरे कर्मचारियों के अनुसार अचानक ही कैशियर की चीख और घंटी की आवाज़ से वे सब चौंक गए और उस तरफ दौड़े। तब तक नेपाली चौकीदार थापा ने पिताजी को दबोच लिया था और मारता हुआ कॉमन रूम की तरफ ले जा रहा था। एक चपरासी, रामकिशोर, जिसकी उम्र 45 के आसपास थी, ने कहा कि उसने समझा कि कोई शराबी दफ्तर में घुस आया या पागल, और चूंकि उसकी ड्यूटी बैंक के मुख्य दरवाजे पर थी, इसलिए ब्रांच मैनेजर उसे चार्जशीट कर सकता था। लेकिन हुआ यह कि जब पिताजी को मारा जा रहा था, तभी उन्होंने अंग्रेजी में कुछ बोलना शुरू कर दिया। इसी वजह से चपरासियों का शक बढ़ गया। इसी बीच शायद असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर मेहता ने यह कह दिया कि इस आदमी की अच्छी तरह से तलाशी ले लेना, तभी बाहर निकलने देना। वैसे चपरासी रामकिशोर का कहना था कि पिताजी का चेहरा अजीब तरह से डरावना हो गया, उस पर धूल जमा हो गई और उल्टी की बांस आ रही थी। बैंक के चपरासियों ने पिताजी को ज़्यादा मारने पीटने की बात से इनकार किया, लेकिन बैंक के बाहर ठीक दरवाजे के पास जो पान की दुकान है, उसमें बैठने वाले बुन्नू ने कहा था कि जब 11:30 बजे के आसपास पिताजी बैंक से बाहर आए तो उनके कपड़े फटे हुए थे और निचला होठ कट गया था, जहाँ से खून निकल रहा था। आंखों के नीचे सूजन और कत्थई चकत्ते थे। ऐसे चकत्ते बाद में बैंगनी या नीले पड़ जाते हैं। इसके बाद यानी 11:30 बजे से लेकर 1 बजे के बीच पिताजी कहाँ कहाँ गए, इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती। हाँ, स्टेट बैंक के बाहर पान की दुकान लगाने वाले बुन्नू ने एक बात बताई थी। हालांकि इस बारे में मैं पूरी तरह स्पष्ट नहीं था, या हो सकता है कि स्टेट बैंक के कर्मचारियों से डर की वजह से वह साफ साफ बतलाने से कतरा रहा था। बुन्नू ने बतलाया था कि स्टेट बैंक से बाहर निकलने पर शायद जो बहुत ज़ोर डाल रहा था। पिताजी ने कहा था कि उन्हें रुपये और कागजात बैंक के कर्मचारियों ने छीन लिए। पिताजी ने कहा था कि उनके रुपये और कागजात बैंक के कर्मचारियों ने छीन लिए हैं। लेकिन मुन्नू का कहना था कि हो सकता है पिताजी ने कोई और बात कही हो, क्योंकि वे ठीक से बोल नहीं पा रहे थे। उनका निचला होठ काफ़ी कट गया था, मुंह से लार भी बह रही थी और उनका दिमाग सही नहीं था। मेरा अंदाज़ा है कि इस समय तक पिताजी पर काढ़े का असर बहुत ज़्यादा हो चुका था। हालांकि पंडित रामोतार इस बात से इनकार करते। उनका कहना था कि धतूरे के बीज तो होली के दिनों में भांग के साथ भी घोटे जाते, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि आदमी पूरी तरह से पागल हो जाए। पंडित रामोतार का मानना था कि या तो तिरिच का जहर उस समय पिताजी के शरीर पर चढ़ना शुरू हो गया था और उसका नशा उनके दिमाग तक पहुंचने लगा, या फिर बहुत संभव है कि जब स्टेट बैंक में पिताजी को थापा चौकीदार चपरासियों ने मारा पीटा, तब उनके सर के पीछे की तरफ कोई चोट लग गई हो। उस धक्के से उनका दिमाग सनक गया। लेकिन मुझे लगता कि उस समय तक पिताजी को थोड़ा बहुत होश था। वे पूरी तरह कोशिश कर रहे किसी तरह वे शहर से बाहर निकल जाए। शायद रुपये और कागजात बैंक में छिन जाने की वजह से उन्होंने सोचा होगा कि अब यहाँ रहने का कोई मतलब भी नहीं है। उन्होंने शायद एक आध बार सोचा भी होगा कि वापस स्टेट बैंक जाकर अपने कागजात तो कम से कम मांग लाएं। फिर ऐसा कहने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ी होगी। वे डर गए होंगे। उन्हें उनके जीवन में पहली बार इस तरह से मारा गया था, इसलिए वे ठीक से सोच पाने में सफल नहीं हो पा रहे होंगे। उनका शरीर बहुत दुबला था और बचपन से ही उन्हें अपेंडिसाइटिस की शिकायत थी। यह भी हो सकता है कि उस वक्त तक उन पर काढ़े का असर इतना ज़्यादा हो गया हो कि वे एक चीज़ पर देर तक सोच ही नहीं पा रहे हों और दिमाग में हर पल पैदा होने वाले छोटे छोटे बुलबुलों जैसे विचारों या नए नए झटकों के वश में आकर इधर से उधर चल पड़ रहे हों। लेकिन मैं जानता हूँ और मुझे अच्छी तरह से महसूस होता है कि उनके दिमाग में घर लौट आने और शहर से बाहर निकल जाने की बात एक स्थायी, बार बार कहीं अंधेरे से उभरने वाली, भले ही बहुत क्षीण और बहुत धुंधली बात ज़रूर रही होगी। पिताजी लगभग 1:15 शहर के पुलिस थाना पहुंचे थे। थाना शहर के बाहरी छोर पर सर्किट हाउस के पास बने विजय स्तंभ के पास। आश्चर्य यह है कि थाने से वह मुश्किल 1 किलोमीटर दूर अदालत पहुंच सकते थे। समझ में नहीं आता कि पिताजी अगर यहाँ तक पहुंचे थे, क्या तब तक उनके दिमाग में अदालत जाने की बात रह भी गई थी। उनके कागजात तो नहीं रह गए थे। थाने के एसएचओ राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि
उस वक्त 1:15 हुए थे। वे घर से लाए गए टिफ़िन को खोलकर लंच लेने की तैयारी कर रहे थे। आज टिफ़िन में पराठों के साथ करेले रखे हुए थे। करेले वे खा नहीं पाते और इसी उलझन में थे कि अब क्या करें। तभी पिताजी वहाँ आए थे। उनके शरीर पर कमीज़ नहीं थी, पैंट फटी हुई थी। लगता था कि वे कहीं गिरे होंगे या किसी वाहन ने उन्हें टक्कर मारी होगी। थाने में उस वक्त एक ही सिपाही गजाधर प्रसाद शर्मा मौजूद थे। सिपाही का कहना था कि उसने सोचा शायद कोई भिखमंगा थाने में घुस आया। उसने आवाज़ भी दी, लेकिन पिताजी तब तक एसएचओ राघवेंद्र प्रताप सिंह के टेबल तक पहुंच चुके थे। एसएचओ ने कहा कि करेलों की वजह से वैसे भी उनका मूड ऑफ था। 13 साल से विवाहित जीवन के बावजूद पत्नी यह नहीं जान पाई थी कि उन्हें कौन सी चीज़ें बिल्कुल नापसंद, इतनी नापसंद कि वे उन चीज़ों से घृणा करते हैं। उन्होंने जैसे ही निवाला मुंह में रखा, पिताजी बिल्कुल उनके करीब पहुंच गए। पिताजी के चेहरों और कंधों के नीचे उल्टी लगी हुई थी और उसकी बहुत तेज़ गंध उठ रही थी। एसएचओ ने पूछा कि क्या बात है, तो जवाब में पिताजी ने जो कुछ कहा उसे समझना बहुत मुश्किल था। एसएचओ राघवेंद्र प्रताप सिंह बाद में पछता रहे थे कि अगर उन्हें मालूम होता कि यह आदमी बकेली ग्राम का प्रधान और भूतपूर्व अध्यापक है, तो वे उसे थाने में ही कम से कम 2-4 घंटे बिठा लेते, बाहर न जाने देते। लेकिन उस समय उन्हें लगा कि यह कोई पागल है और उन्हें खाते हुए देखकर यहाँ तक घुस आया। इसलिए उन्होंने सिपाही गजाधर शर्मा को गुस्से में आवाज़ दी। सिपाही पिताजी को घसीटता हुआ बाहर ले गया। गजाधर शर्मा का कहना था कि उसने पिताजी के साथ कोई मारपीट नहीं की थी। उसने देखा कि जब वे थाने आए थे तो उनका निचला होंठ कटा था, ठुड्डी पर कहीं रगड़ खाकर गिरने के खरोच के निशान थे और कोहनी छिली हुई थी। वे कहीं न कहीं गिरे ज़रूर थे। यह कोई नहीं जानता कि थाने से निकलकर लगभग 1.5 घंटे पिताजी कहाँ कहाँ भटकते रहे। सुबह 10:07 पर जब वे शहर आए थे और मिनरवा टॉकीज के पास वाले चौराहे पर ट्रैक्टर से उतरे थे, तब से लेकर अब तक उन्होंने कहीं पानी पिया था या नहीं, इसे जानना मुश्किल है। इसकी संभावना भी कम ही बनती है। इसे जानना मुश्किल है, इसकी संभावना भी कम ही बनती। हो सकता है कि तब तक उनका दिमाग इस काबिल ना रह गया हो कि वे प्यास को भी याद रख सकते। लेकिन अगर वे पुलिस थाने तक पहुंचे तो उनका मस्तिष्क में नशे के बावजूद कहीं बहुत कमज़ोर सा अंधेरे में डूबा यह ख्याल रहा होगा कि वे किसी तरह अपने गांव जाने का रास्ता वहां पूछ लें, या उस ट्रैक्टर का पता पूछें, या फिर अपने रुपये और अदालती कागजात छिन जाने की रिपोर्ट वहां लिखा दें। यह सोचने के करीब पहुंचना ही बुरी तरह से बेचैन कर डालने वाला है कि उस समय पिताजी सिर्फ तिरिच के जहर और धतूरे के नशे के खिलाफ ही नहीं लड़ रहे थे, बल्कि हमारे मकान को बचाने की चिंता में भी कहीं न कहीं उनके नशे की नींद में से बार बार सिर उठा रही थी। शायद उन्हें अब तक यह लगने लगा हो कि यह सब कुछ जो हो रहा सिर्फ एक सपना। पिताजी इससे जागने और बाहर निकलने की कोशिश करते रहे होंगे। 2:15 के आसपास पिताजी को शहर के बिल्कुल उत्तरी छोर पर बसी सबसे संपन्न कॉलोनी इतवारी कॉलोनी में घसीटते हुए देखा गया। कॉलोनी सराफा के जोहरियों, पीडब्ल्यूडी के बड़े ठेकेदारों और रिटायर्ड अफसरों की कॉलोनी थी। कुछ समृद्ध पत्रकार कभी भी वहीं ठहरते थे। यह कॉलोनी हमेशा शांत और घटनाहीन रहती थी। जिन लोगों ने यहाँ पिताजी को देखा था उन्होंने बताया कि उस वक्त तक उनके शरीर में सिर्फ एक पट्टेदार जंघिया बचा था, जिसका नाड़ा शायद टूट गया था और वे इसे अपने बाएं हाथ से बार बार संभाल रहे थे। जिसने भी उन्हें वहाँ देखा उसने यही समझा कि कोई पागल है। कुछ ने कहा कि वे बीच बीच में खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से गालियां बकने लगे थे। बाद में उसी कॉलोनी में रहने वाले एक रिटायर्ड तहसीलदार सोनी साहब और शहर में सबसे बड़े अखबार के विशेष संवाददाता और कवि सत्येंद्र थपलियाल ने बताया कि उन्होंने पिताजी के बोलने को ठीक से सुना था। दरअसल वे गालियां नहीं बक रहे थे, बल्कि बार बार कह रहे थे, मैं राम स्वारथ प्रसाद, एक्स स्कूल हेडमास्टर एंड विलेज हेड ऑफ ग्राम बकेली। कवि पत्रकार थपलियाल साहब ने दुख जाहिर किया। दरअसल उसी समय वे अमेरिकी दूतावास की किसी खास पार्टी में संगीत सुनने दिल्ली जा रहे थे, इसलिए जल्दबाजी में वे चले गए। हाँ, तहसीलदार सोनी साहब का कहना था कि मुझे उस आदमी पर बहुत तरस आया और मैंने लड़कों को डांटा भी, लेकिन 2-3 लड़कों ने कहा कि यह आदमी राम रतन सराफ की बीवी और साली पर हमला करने वाला था। तहसीलदार ने कहा कि ऐसा सुनने के बाद उन्हें भी लगा कि हो सकता कि यह कोई बदमाश हो और नाटक कर रहा हो। लड़के उन्हें तंग करने में
करने लगे थे और पिताजी बीच बीच में ज़ोर ज़ोर से बोलते थे, मैं राम स्वारथ प्रसाद, एक्स स्कूल हेडमास्टर। अगर हिसाब लगाया जाए तो मिनरवा टॉकीज के पास वाला चौराहा जहाँ पिताजी ट्रैक्टर से सुबह 10:07 पर उतरे थे, वहाँ से लेकर देशबंधु मार्ग का स्टेट बैंक और फिर विजय स्तंभ के पास का थाना और शहर के बाहरी उत्तरी छोर पर बसी इतवारी कॉलोनी को मिलाकर वे अब तक लगभग 30-32 किलोमीटर की दूरी तक भटक चुके थे। ये जगह ऐसी हैं कि जो एक ही दिशा में नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि पिताजी का दिमागी हालत यह थी कि उन्हें ठीक ठीक कुछ सूझ नहीं रहा था और वे अचानक ही किसी भी तरफ चल पड़ते थे। जहां एक सर्राफ की पत्नी और साली पर हमले करने की बात थी, जिसे थपलियाल साहब सच मानते हैं, मेरा अनुमान है कि पिताजी उनके पास या तो पानी मांगने गए होंगे या बकेली जाने वाली सड़क के बारे में पूछने। उस एक पल के लिए पिताजी को होश जरूर रहा होगा, लेकिन इस हुलिये के आदमी को अपने इतना करीब देखकर वे औरतें डरकर चीखने लगी होंगी। वैसे पिताजी की दाहिनी आंख के ऊपर भौं पर जो चोट लगी थी और जिसका खून रिस कर उनकी आंख पर आने लगा था, वह चोट उनको इतवारी कॉलोनी में ही लगी थी, क्योंकि बाद में लोगों ने बताया कि लड़के बीच बीच में ठेले मार रहे थे। वह जगह इतवारी कॉलोनी से बहुत दूर नहीं थी जिस जगह पिताजी को सबसे ज़्यादा चोटें लगी। नेशनल रेस्टोरेंट नाम से एक सस्ते से ढाबे के सामने की खाली जगह पर पिताजी घिर गए थे। इतवारी कॉलोनी से लड़कों का जो झुंड उनके पीछे गया था, उसमें बहुत बड़ी उम्र के लड़के भी शामिल हो गए। नेशनल रेस्टोरेंट में काम करने वाला नौकर सत्ते का कहना था कि पिताजी ने गलती यह की थी कि एक बार उन्होंने गुस्से में आकर भीड़ पर ढेले मारने शुरू कर दिए थे। शायद उन्हीं का एक बड़ा सा ढेला 7-8 साल के लड़के विकी अग्रवाल को लग गया, जिसे बाद में कई टाके लगे थे। सत्य का कहना था कि इसके बाद झुंड ज़्यादा खतरनाक हो गया था। वे हल्ला मचा रहे और हर तरफ से पिताजी पर पत्थर मार रहे थे। ढाबे के मालिक सरदार सतनाम सिंह ने बताया कि उस वक्त पिताजी के जिस्म पर सिर्फ पट्टे वाली एक चड्डी थी। दुबले शरीर की हड्डियों और छाती के सफ़ेद बाल दिख रहे थे। पेट पिचका हुआ, वे धूल और मिट्टी में लिथड़े हुए, सिर के सफ़ेद बाल बिखर गए, दाहिनी आंख के ऊपर से और निचले होंठ से खून बह रहा था। सतनाम सिंह ने दुख और पछतावे के साथ कहा, मेरे को क्या मालूम था कि यह आदमी सीधा साधा इज्जतदार साख रसूख का इंसान है और नसीब के फेर में इसकी ये हालत हो गई। वैसे ढाबे में कप प्लेट धोने वाले नौकर हरी ने का कहना था कि बीच बीच में पिताजी भीड़ को अंड बंड गालियां दे देकर ढेले मारने लगे थे। आओ ससुरो आओ, एक एक को मार डालूंगा वालों तुम्हारी की। लेकिन मुझे संदेह है कि पिताजी ने ऐसी कोई गाली दी होगी। हमने कभी उन्हें गाली देते नहीं सुना था। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि पिताजी को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, कि इस समय तक उन्हें कई बार लगा होगा कि उनके साथ जो कुछ हो रहा वह वास्तविकता नहीं है, एक सपना है। पिताजी को ये सारी घटनाएं उल जलूल, ऊट पटांग और बेमतलब लगी होंगी। वे इस सब पर अविश्वास करने लगे होंगे। उन्होंने सोचा होगा कि यह सब बकवास है। वे तो गाँव से शहर आए ही नहीं थे। उन्हें किसी तिरछ ने नहीं काटा है, बल्कि तिरछ तो होता ही नहीं, एक मनगढ़ंत और अंधविश्वास है। और धतूरे का काढ़ा पीने के बाद तो हास्यास्पद है, वह भी एक तेली के खेत में उसका पौधा खोजकर। उन्होंने सोचा होगा और पाया होगा कि भला उन पर कोई मुकदमा क्यों चलेगा, उन्हें अदालत में जाने की क्या ज़रूरत। मैं जानता हूँ कि सुरंग जैसा लंबा, सम्मोहक लेकिन डरावना सपना जैसा मुझे आता था, पिताजी को भी आता रहा होगा। मेरी और उनकी बहुत सी बातें बिल्कुल मिलती जुलती थी। मुझे लगता था कि इस समय तक पिताजी पूरी तरह से मान चुके होंगे कि यह जो कुछ हो रहा सब झूठ और अवास्तविक है। इसलिए वे बार बार उस सपने से जागने की कोशिश करते रहे होंगे। अगर वे बीच बीच में ज़ोर ज़ोर से कुछ बोलने लगते थे या शायद गालियाँ बकने लगते थे, तो इसी कठिन कोशिश में कि वे उस आवाज़ के सहारे उस दुस्वप्न से बाहर निकल आए। नेशनल रेस्टोरेंट के नौकर और मालिक सरदार सतनाम सिंह ने जैसा बताया था, उसके अनुसार उस जगह पर पिताजी को बहुत चोटें आई थी। उनके कनपटी, माथे, पीठ और शरीर के दूसरे हिस्सों पर कई ईंट और ढेले आकर लग गए थे। सड़क का ठेका लेने वाले ठेकेदार अरोड़ा के 20-22 साल के लड़के संजू ने उन्हें 2-3 बार लोहे की रोड से भी मारा था। सत्य का तो कहना था कि इतनी चोटों से कोई भी आदमी मर सकता था।
मुझे ये सोचकर एक अजीब सी राहत मिलती है और मेरी फंसी हुई सांसें फिर से ठीक हो जाती कि उस समय पिताजी को कोई दर्द महसूस नहीं होता रहा होगा, क्योंकि वे अच्छी तरह से पूरी तार्किकता और गहराई के साथ विश्वास करने लग गए होंगे कि यह सब सपना है और जैसे ही वे जागेंगे सब ठीक हो जाएगा, या नीचे फर्श पर सोते हुए मैं और छोटी बहन दिख जाएंगे, या गोरैयों का झुंड हो सकता है कि उन्हें बीच बीच में अपने इस अजीबोगरीब सपने पर हंसी भी आई हो। अगर पिताजी ने गुस्से में लड़कों की तरफ खुद भी ठेले मारने शुरू कर दिए, तो इसके पीछे पहली वजह तो यह थी कि उन्हें यह बहुत अच्छी तरह से पता था कि ये ठेले सपने के भीतर जा रहे हैं और इससे किसी को कोई चोट नहीं आएगी। यह भी हो सकता है कि पूरी ताकत से ठेले मारकर वे उत्सुकता और बेचैनी से यह इंतज़ार कर रहे हों कि जैसे ही वह जाकर किसी लड़के के सर से टकराए, उसका माथा नष्ट होगा और एक ही झटके में इस दुस्वप्न के टुकड़े टुकड़े बिखर जाएंगे और चारों ओर से वास्तविक संसार की बेतहाशा रोशनी अंदर आने लगेगी। उनका ज़ोर ज़ोर से चीखना भी दरअसल गुस्से के कारण नहीं था। वे असल में मुझे, छोटी बहन को, माँ को या किसी को भी पुकार रहे थे कि अगर वे अपने आप इस सपने में झांक पाने में सफल न भी हो पाए, तब भी कोई आकर उन्हें जगा दे। एक सबसे बड़ी विडंबना भी इसी बीच हुई। हमारे गांव के ग्राम पंचायत के सरपंच और पिताजी के बचपन के पुराने दोस्त पंडित कंधईराम तिवारी लगभग 3:30 बजे नेशनल रेस्टोरेंट के सामने सड़क के से गुजरे थे। वे रिक्शे पर थे। सामने इकट्ठी भीड़ को देखा और उन्हें यह पता भी चल गया कि वहां पर किसी आदमी को मारा जा रहा। उनकी यह इच्छा भी हुई कि वहां जाकर देखें कि आखिर मामला क्या है। उन्होंने रिक्शा रुकवा भी लिया, लेकिन उनके पूछने पर किसी ने कहा कि कोई पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया है जो पानी की टंकी में जहर डालने जा रहा, उसे ही लोग मार रहे हैं। ठीक इसी समय पंडित कंधईराम को गांव जाने वाली बस आती हुई दिखी और उन्होंने रिक्शे वाले से अगले चौराहे पर जल्दी जल्दी रिक्शा बढ़ाने के लिए कहा। गांव जाने वाली यह आखिरी बस थी। अगर उस बस के आने में 3-4 मिनट की भी देरी हो जाती, तो वे निश्चित ही वहां जाकर पिताजी को देखते और उन्हें पहचान लेते। राज्य परिवहन की वह बस हमेशा आध पौन घंटा लेट रहा करती, लेकिन उस दिन संयोग से वह बिल्कुल सही समय पर आ रही थी। सतनाम सिंह का कहना था कि वह भीड़ नेशनल रेस्टोरेंट के सामने से तब हटी और लोग तितर बितर हुए जब बड़ी देर तक पिताजी जमीन से उठे ही नहीं। ईंट का एक बड़ा सा ठेला उनकी कनपटी पर आकर लगा था। उनके मुंह से खून आना शुरू हो गया, सर में भी चोटें थी। सतनाम ने बताया कि जब पिताजी बहुत देर तक नहीं हिले डुले, तो लड़कों के झुंड में से किसी ने कहा कि लगता है यह मर गया। जब भीड़ छटने के 10-15 मिनट बाद भी पिताजी नहीं हिले डुले, तो सतनाम सिंह ने सत्य से कहा था कि वह उनके मुंह में पानी के छींटे मार कर देखे कि वह सिर्फ बेहोश हैं तो हो सकता है कि उठ जाए। लेकिन सत्य पुलिस की वजह से डर रहा था। बाद में सतनाम सिंह ने खुद ही एक बाल्टी पानी उनके ऊपर डाल दिया। दूर से पानी डालने के कारण जमीन की मिट्टी गीली होकर पिताजी के शरीर से लिथड़ गई थी। सरदार सतनाम सिंह और सत्य दोनों का कहना था कि लगभग 5 बजे तक पिताजी उसी जगह पड़े हुए थे। तब तक पुलिस नहीं आई। फिर सतनाम सिंह ने सोचा कि कहीं उसे पंचनामा और गवाही वगैरह न फंसना पड़ जाए, इसलिए उसने ढाबा बंद कर दिया और डिलाइट टॉकीज में आन मिलो सजना फिल्म देखने चला गया था। उस समय लगभग 6 बजे थे कि जब सिविल लाइंस की सड़क की पटरियों पर एक कतार में बनी मोचियों की दुकान में से एक मोची गणेशवा की गुमटी में पिताजी ने अपना सिर घुसेड़ा। उस समय तक उनके शरीर पर कुछ नहीं रह गया था। वे घुटने के बल किसी चौपाए की तरह रेंग रहे थे। शरीर पर कालिक और कीचड़ लगी हुई थी और जगह जगह चोटें थीं। गणेशवा हमारे गांव के तालाब के पार वाले टोले का मोची है। उसने बताया कि मैं बहुत डर गया था और मास्टर साहब को पहचान ही नहीं पाया। उनका चेहरा डरावना हो गया था और चिन्हाई में नहीं आता था। मैं डर कर गुमटी से बाहर निकल आया और शोर मचाने लगा। दूर मोचियों के अलावा वहाँ कुछ और लोग भी इकट्ठा हो गए। लोगों ने जब गणेशवा की गुमटी के भीतर झांका, तो गुमटी के अंदर उसके सबसे अंतरे कोने में टूटे फूटे जूतों, चमड़ों के टुकड़ों, रबड़ और चिथड़ों के बीच पिताजी दुबके हुए थे। उनकी सांसें थोड़ी बहुत चल रही थी। उन्हें वहां से खींचकर बाहर पटरी पर निकाला गया। तभी गणेशवा ने उन्हें पहचान लिया। गणेशवा का कहना था कि उन्हें पिताजी के कान में कुछ आवाज़ें भी लगाई, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहे। बहुत देर बाद उन्होंने राम स्वार्थ प्रसाद और बकेली जैसा कुछ कहा था, फिर चुप हो गए। पिताजी की मृत्यु 6:15 बजे के आसपास हुई। तारीख थी 17 मई
1972। 24 घंटे पहले लगभग इसी वक्त उन्हें जंगल में तिरिच ने काटा था। 24 घंटे पहले क्या पिताजी इन घटनाओं और इस मृत्यु का अनुमान कर सकते थे? पिताजी का शव शहर के मुर्दाघर में पुलिस ने रखवा दिया था। पोस्टमार्टम में पता चला था कि उनकी हड्डियों में कई जगह फ्रैक्चर था। दाईं आंख पूरी तरह फूट चुकी थी। कॉलर बोन टूटा हुआ था। उनकी मृत्यु मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव के कारण हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार उनका आमाशय खाली था, पेट में कुछ नहीं था। इसका मतलब यही हुआ कि धतूरे के बीजों का काढ़ा उल्टियों द्वारा पहले ही निकल चुका था। हालांकि थानू कहता है कि अब तो यह तय हो गया कि तिरिच के जहर से कोई नहीं बच सकता। ठीक 24 घंटे बाद उसने अपना करिश्मा दिखाया और पिताजी की मृत्यु हुई। पंडित रामोतार भी यही कहते हैं। हो सकता है पंडित रामोतार इसलिए ऐसा कहते हों कि वे खुद को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि धतूरे के काढ़े का पिताजी की मृत्यु से कोई संबंध नहीं था। मैं सोचता हूँ, अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता हूँ कि शायद अंत में जब गणेशवा ने अपनी गुमटी के बाहर पिताजी के कान में आवाज़ दी होगी तो पिताजी सपने से जाग गए होंगे। उन्होंने मुझे, माँ को, छोटी बहन को देखा होगा। फिर वे दातून लेकर नदी की तरफ चले गए होंगे। नदी के ठंडे पानी से उन्होंने अपना चेहरा धोया होगा, कुल्ला किया होगा और इस लंबे दुस्वप्न को भूल गए होंगे। उन्होंने अदालत में जाने के बारे में सोचा होगा। हम लोगों के मकान की चिंता ने उन्हें परेशान किया होगा। लेकिन मैं अपने सपने के बारे में बताना चाहता हूँ जो मुझे अक्सर आता है। वह यूँ है कि मैं खेतों की मेड़ गांव की पगडंडी से होता हुआ जंगल में पहुंच गया हूँ। मैं रक्सा नाला कीकर के पेड़ को देखता हूँ। वह भूरी चट्टान वहाँ उसी जगह है जो सारी बारिश नाले में के पानी में डूबी रहती है। मैं देखता हूँ कि तिरिच की लाश उसके ऊपर पड़ी हुई है। मुझे एक बेतहाशा खुशी अपने घेरे में ले लेती है। अगर वह मारा गया, मैं पत्थर लेकर तिरिच को कुचलने लगता हूँ, ज़ोर ज़ोर से उसे मारता हूँ। मेरे पास थानू, मिट्टी का तेल और माचिस लिए खड़ा है। तभी अचानक ही मैं पाता हूँ कि मैं उस चट्टान पर नहीं हूँ। थानू भी वहाँ नहीं है, वहाँ कोई जंगल नहीं, बल्कि मैं दरअसल शहर में हूँ। मेरे कपड़े बहुत ही मैले, फटे और छितरों जैसे हो गए हैं। मेरे गालों की हड्डियाँ निकली हैं, बाल बिखरे हैं। मुझे प्यास लगी है और मैं बोलने की कोशिश करता हूँ। शायद मैं बकेली अपने घर जाने का रास्ता पूछना चाहता हूँ और तभी अचानक चारों ओर शोर उठता, घंटियाँ बजने लगती, हजारों हजारों घंटियाँ। मैं भागता हूँ, मेरा पूरा शरीर बेदम होने लगता, फेफड़े फूल जाते। मैं पास पास कदम रखकर अचानक लंबी लंबी छलांगे लगाता हूँ, उड़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भीड़ लगता है कि मेरे पास पहुंचने वाली होती है। एक अजीब सी गर्म और भारी हवा मुझे सुन कर देती, अपनी हत्या की सांसें मुझे छूने लगती और आखिरकार वह पल आ जाता जब मेरे जीवन का अंत होने वाला होता है। मैं रोता हूँ, भागने की कोशिश करता, मेरा पूरा शरीर नींद में ही पसीने में डूब जाता। मैं ज़ोर ज़ोर से बोल कर जागने की कोशिश करता। मैं विश्वास करना चाहता हूँ कि यह सब सपना है और अभी आँख खोलते ही सब ठीक हो जाएगा। मैं सपने के भीतर अपनी आंखें फाड़ कर देखता हूँ दूर तक, लेकिन वह पल आखिर आ ही जाता है। माँ बाहर से मुझे देखती है, मेरा माथा सहलाकर वह मुझे रज़ाई से ढाँप देती और मैं वहाँ अकेला छोड़ दिया जाता हूँ। अपनी मृत्यु से बचने की कोशिश में जूझता, बेदम होता, रोता, चीखता और भागता। माँ कहती है मुझे अभी भी नींद में बड़बड़ाने और चीखने की आदत है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ और यही सवाल मुझे हमेशा परेशान करता है कि मुझे आखिरकार अब तिरिच का सपना क्यों नहीं आता।